नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पार्टी के दफ्तरों में बैठकर नक्सलवाद और माओवादी हिंसा को रोमांटिसाइज करने का वक्त अब खत्म होने वाला है। जन क्रांति और जनता की सरकार का हसीन सपना दिखाकर भोले भाले नौजवानों को हिंसा की आग में धकेलने का धंधा अब बंद होने वाला है। राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इस तरह की खूंखार सोच को वामपंथी विचारधारा का लवादा पहनाकर देश में अराजकता फैलाने की साजिश अब नाकाम होने वाली है। देश के छोटे बड़े शहरों और संस्थानों में व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले वैसे कॉमरेडों की अब खैर नहीं, जिनके हाथ में देश के तिरंगे को सलामी देने में तो कांपते हैं, लेकिन लाल सलाम ठोकने में गर्व महसूस करते हैं। ऐसे अर्बन नक्सलियों का मुकम्मल इलाज करने का वक्त अब आ गया और इसकी शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र से। वो राज्य जो गढ़चिरौली से लेकर पुणे के भीमा कोरेगांव तक अर्बन नक्सलियों की साजिश का शिकार रहा है, उसी राज्य की सरकार ने अब एक क्रांतिकारी कदम उठाया। महाराष्ट्र सरकार ने अर्बन नक्सल के खिलाफ कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी एमएसपीए से पेश किया। विधानसभा में बिल के पारित होने के बाद पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की शक्ति मिल जाएगी जो नक्सलियों को लॉजिस्टिक्स के साथ शहरों में सुरक्षित ठिकाने मुहैया करा। विधेयक में कहा गया है कि नक्सली संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करने के लिए नए कानून की जरूरत है। तो गांव जंगल को नक्सलियों से आजाद कराए जाने के बाद अब सरकार के टारगेट पर शहरी नक्सलवादी, जहां पहचान छिपाकर बैठे नक्सली अपना सिंडिकेट चलाते। इस बड़ी खबर और इस बड़े मुद्दे के एक एक पहलू की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका कि आपको देना है जवाब और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो क्या है वो सवाल, जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, अर्बन नक्सलियों के खिलाफ नए कानून की तैयारी को आप कैसे देखते हैं? और इसका ऑप्शन है अर्बन नक्सलियों का सफाया जरूरी है। ऑप्शन बी, पुराने कानून कारगर नहीं है इसलिए इसके लिए नए कानून की जरूरत है। और ऑप्शन सी, ये विरोध दबाने की सरकार की चाल है, जैसा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तो ये सवाल नंबर 1 है। क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें बताना शुरू करिए। हम दिखाते हैं आपको सवाल नंबर 2, क्या अर्बन नक्सलियों के खिलाफ राष्ट्रीय कानून की जरूरत है? और ऑप्शन ए है अर्बन नक्सली राष्ट्रीय खतरा है। ऑप्शन बी, जिस राज्य में खतरा सिर्फ वही कानून बने। और ऑप्शन सी, नहीं, कानून का दुरुपयोग होगा। ये ऑप्शन ए सवाल नंबर 2 के 3 ऑप्शन हैं। क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में? आप हमें क्यूआर कोड स्कैन करके बताना शुरू कर सकते हैं। और एक बार देखते हैं सवाल नंबर 3, अर्बन नक्सल के खिलाफ कानून का विरोध कर रहे नेताओं को कैसे देखते हैं आप? और इसके ऑप्शन हैं अर्बन नक्सल के बचाव में लेफ्ट की पार्टियां आ गई है और लेफ्ट से जुड़े हुए लेफ्ट लिबरल जिसको गैंग कहते हैं वो उसके बचाव में आ गए हैं। और ऑप्शन बी है कि विरोध करना उनकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि सत्ता पक्ष कोई कानून लेकर आ रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो विपक्ष में। और ऑप्शन सी, कानून का जो विरोध है वो बिल्कुल सही है। क्या सोचते हैं इसके जवाब में? आप हमें बताना शुरू करिए और आपको डिसीजन लेने में हम आपकी मदद करेंगे जब हम आपको बताएंगे कि इस कानून में और क्या क्या प्रावधान है और इसके जरिए अर्बन नक्सल पर कैसे लगाम लगाने का इंतजाम किया जा रहा है। तो आप वोट करना शुरू करिए और वोट कैसे करना है आपको पता ही है। अभी जो आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की लिस्ट खुल जाएगी और उसमें आप अपना जवाब भरने के बाद उसे सबमिट कर दीजिए। और आखिर में अपना डिटेल जरूर भरना है आपको, क्योंकि इसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप फटाफट वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पे। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी जो मौजूदा कानून है उसे नक्सलवाद, इसके फ्रंटल संगठनों और समर्थकों से निपटने के लिए बहुत कारगर नहीं माना जा रहा। विधेयक में बताया गया है कि नक्सलियों का खतरा सिर्फ राज्यों के दूर दराज के इलाके, ग्रामीण इलाके और जंगली इलाकों तक ही सीमित नहीं है। नक्सली संगठनों की मौजूदगी शहरी इलाकों में भी है। और ये समझिए कि महाराष्ट्र सरकार किसे अर्बन नक्सल की कैटेगरी में रख रही है, किसको अर्बन नक्सल कहा जा रहा है यहां, उसको भी समझना जरूरी है।
महाराष्ट्र सरकार शहरों में बैठकर नक्सली गतिविधि चलाने वालों के खिलाफ नया कानून लेकर आई। सरकार का दावा है कि शहरों में सक्रिय नक्सली संगठन अपनी विचारधारा का प्रचार कर अशांति पैदा कर रहे हैं। इन संगठनों का मकसद संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को भड़काना है, हथियारबंद विद्रोह को खड़ा करना है। यह सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए अभियान चलाने वाले लोग। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक में 18 धाराएं हैं जो सुरक्षा एजेंसियों को अर्बन नक्सल के खिलाफ कार्रवाई की शक्ति देती है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए डीआईजी और उससे ऊंचे रैंक के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है और जरूरत पड़ने पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां डीआईजी से आदेश लेने के बाद ही कार्रवाई करेगी। इस कानून के तहत सरकार नक्सली गतिविधि में शामिल संगठन को अवैध घोषित कर सकती है, उसे इलीगल घोषित कर सकती है। संगठन के तौर पर किसी भी ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस विधेयक में प्रावधान यह भी है कि गैर कानूनी गतिविधि का अर्थ ऐसी किसी भी कार्रवाई से होगा या घटना से होगा जो सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सौहार्द के लिए खतरा पैदा करते हैं या सार्वजनिक व्यवस्था में के रख रखाव में हस्तक्षेप करती है। जनता में भय पैदा करने वाली, हिंसा या बर्बरता से जुड़ी किसी भी काम को प्रचारित करने वाली घटनाएं और गतिविधि भी गैर कानूनी मानी जाएगी। तो विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई गैर कानूनी संगठन या उसका सदस्य किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होता है तो उसे 3 साल कैद की सजा हो सकती है और 3 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस कानून के तहत घोषित गैर कानूनी संगठन के लिए मैनेजमेंट करना या किसी तरह से मदद करने का अगर आरोप है किसी पर तो उसे भी 3 साल की कैद और 3 लाख रुपए की जुर्माना भरना पड़ सकता है। नक्सल गतिविधियों के लिए काम करने वाले संगठनों में शामिल लोगों को 3 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। तो ये सब इस कानून के प्रावधान हैं। अब ये समझिए कि अर्बन नक्सल असल में कौन लोग हैं और जब हम अर्बन नक्सल कहते हैं तो इसका मतलब क्या है और क्यों इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कानून बनाने की जरूरत पड़ी। तो ये सच है कि नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में कानून मौजूद हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में माओवादियों के कई ऐसे फ्रंटल संगठन हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि किसी और नाम से ऑपरेट करते हैं और इन फ्रंटल संगठनों से जुड़े अर्बन नक्सलियों से निपटने के लिए कोई मुकम्मल कानून नहीं। ऐसे संगठन से जुड़े लोग नौकरी और कामकाज करते रहते हैं शहरों में और शहरों में अपनी एक अलग पहचान बनाकर वहां छुपे रहते हैं और धीरे धीरे गुप्त रूप से उन नक्सलियों के लिए समर्थन और फंड दोनों जुटाते हैं। अर्बन नक्सल वो होते हैं जो न सिर्फ शहरी इलाकों में माओवादी विचारधारा को फैलाते हैं बल्कि नौजवानों को भी भर्ती करते हैं, नौजवानों को भी हिंसा की आग में धकेलने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। नक्सली संगठनों के लिए फंडिंग और उनके लिटरेचर, उनका साहित्य, उसको लिखना और उनके साहित्य को फैलाना, प्रसार और उसका प्रचार करना, यह सब भी उनका काम होता है। चूंकि ये पहचान बदलकर नक्सलियों का समर्थन करते हैं तो इनके खिलाफ जो मौजूदा कानून है उसके तहत कार्रवाई करने में दिक्कत आती है। लेकिन अब अर्बन नक्सलियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद महाराष्ट्र में अर्बन नक्सलियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हुई और दरअसल गृह मंत्रालय टाइम टू टाइम अलग अलग मीटिंग में इस बात पर जोर देता रहा है कि अर्बन नक्सलियों की साजिश रोकने के लिए सख्त कानून और एक नए तरह की सिस्टम की जरूरत है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अर्बन नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पहले से ही कानून है जिसे पीएसए के नाम से हम जानते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी उस दिशा में कदम उठा लिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र के इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है और महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन ने दावा किया है कि वो किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि इस कानून के जरिए सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। लेफ्ट के नेताओं ने भी इस कानून के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। एक बार सुनिए सीपीएम की बृंदा करात जैसे नेता क्या कह रही हैं इसके विरोध में। ये सरकार 6 महीने की सरकार है, 6 महीने के बाद ये सरकार रहेगी नहीं। और ये जो इतना काला कानून है
जो हर जनवादी अधिकार की धज्जियां उड़ाने वाले ये जो ड्राफ्ट वो लेकर आए हैं ना, ये 6 महीने के बाद न ये सरकार रहने वाली है और न ये कानून रहने वाला है। तो अभी कानून आया नहीं है, अभी उसका सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुआ है और एक तरीके से विधेयक आ गया है, लेकिन अभी ये पास नहीं हुआ है सदन से। अगर विधानसभा से पास होने के बाद ही ये कानून में तब्दील होगा, लेकिन अभी से बेचैनी बढ़ गई है उन संगठनों की, उन नेताओं की, उन पार्टियों की जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये माओवादी और वामपंथी हिंसा को आगे बढ़ाते रहे हैं और उसे समर्थन देते रहे हैं। तो क्या इस तरह का कानून जो कि सरकार अब लेकर आई है, क्या ये वाकई लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है, जैसा कि वृंदा करात कह रही हैं कि जनवादी आवाज को भाई आवाज, जनवादी आवाज कौन सी आवाज होती है भाई? ये आवाज की जो अलग अलग परिभाषा इन्होंने गढ़ी है और जो क्रांति के जो अलग अलग तरह के की परिभाषाएं गढ़ रखी है, उसको कैसे 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 जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। आज डिबेट में ये सारे सवाल भी उठेंगे और इन सारे सवालों को लेकर हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के नेता हैं, माफ करिएगा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, और प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हैं जो कि सीपीआई के नेता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश वार्ष्णेय, सबसे पहले वामपंथी खेमे से सबसे ज्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है। वहां वृंदा करात कह रही हैं कि भाई ये जनवादी आवाज को दबाने की कोशिश है। भाई इस देश के लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबाने की कोशिश कभी नहीं की गई, और जब कभी की गई तो उसका पुरजोर विरोध किया गया, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से किया गया, और उसका कोई ना कोई समाधान भी निकाला गया। लेकिन विरोध के नाम पे हिंसा को और अराजकता को बढ़ावा देने की किसी भी कोशिश को इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। अब उसको जब उस पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है तो इतनी बेचैनी क्यों है वामपंथी खेमे में? देखिए रंजीत कुमार जी, सीधी सादी बात है, महाराष्ट्र में अगले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये वहां की सरकार की ये कोशिश है कि जो आवाज एक आम आवाम के लिए उठाई जाती है, आम जनता के लिए उठाई जाती है, उसको दबाया जाए, क्योंकि ये सरकार जो है बहुत करप्ट है वहां की। और मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है अभी रिसेंटली जजमेंट में, जब ये जो इसकी बात जमानत मिली और उनका केस खत्म किया, कि किसी के घर में कोई साहित्य मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अर्बन नक्सली है। ये एक नई डेफिनेशन गढ़ना चाहती है बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में। इसके जरिए अपने आरएसएस को वो अपना अर्बन नक्सली नहीं कहेगी जो हिंदी हिंदुस्तान गंगा गाय गायत्री कहती है। हर उस आवाज को वो दबाना चाहते हैं जो आम मजदूर और आम किसान की बात को करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में किसान आंदोलन में बहुत बड़ा आगे बढ़ा है। महाराष्ट्र में मजदूर आंदोलन बहुत आगे बढ़ा है। ये पूंजीपतियों की चाल चलने वाली ये सरकार अब इसलिए उसको करना चाहती है। हम किसी भी ऐसे कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंसा के सख्त खिलाफ हैं। दिनेश वार्ष्णेय, जब अर्बन नक्सल की बात कही जा रही है तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक तरीके से होने वाले किसी भी विरोध के खिलाफ एक कानून नहीं है। ये कानून उसके खिलाफ है जो विरोध के नाम पर इस देश में सशस्त्र हथियारबंद हिंसा, हथियारबंद प्रदर्शन, हथियारबंद विरोध को बढ़ावा देते हैं। और अगर आपसे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से हथियारबंद प्रदर्शन, हिंसा और विरोध के पक्ष में है? अगर नहीं है तो आपको इस कानून से क्यों प्रॉब्लम है? रंजीत जी, इसकी बहुत सी धाराएं ऐसी हैं जो हथियारबंद क्रम है, जनवादी आंदोलन को कुचलने के लिए बनाई गई है। जनवादी आंदोलन क्या है, वही तो जानना चाहता हूं। अभी वृंदा करात कर रही थी कि जनवादी आवाज को दबाने की कोशिश। ये जनवादी आवाज क्या है, वही तो मैं जानना चाहता हूं। पहली बात तो ये सुन लीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ऑर्गेनाइज लेफ्ट हिंदुस्तान में कभी भी सशस्त्र विद्रोह का समर्थक नहीं रहा है। ये आपको मैं बता देना, नाम कभी शामिल हुए, परंतु हम इस बात से भी सहमत नहीं है कि आप अर्बन नक्सल के खिलाफ जो कानून लाएंगे उसमें कहेंगे साहब आपके यहाँ माओ को पढ़ने के लिए बंदिश है, आप मार्क्स को नहीं पढ़ सकते, आप दास कैपिटल को नहीं पढ़ सकते, या कोई और किताब नहीं पढ़ सकते। हम उसके सख्त नहीं, इसमें कौन बोल रहा है कि दास कैपिटल को नहीं पढ़ सकते और आप कोई वामपंथी साहित्य नहीं पढ़ सकते? सवाल यह है कि यहाँ सशस्त्र विद्रोह, हथियारबंद विद्रोह के खिलाफ और राज सत्ता के खिलाफ
या देश की सरकार के खिलाफ साजिश रचना या देश के खिलाफ साजिश रचना, ये सब जो ये जो गतिविधि है अर्बन नक्सलियों की, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसके खिलाफ कानून बन रहा है, तो भाई आपको इतनी बेचैनी क्यों है? आपको तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से सशस्त्र विद्रोह के आप पक्षधर नहीं रहे हैं, तो भाई जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? आप मुझे एक बात बताइए, त्रिशूल लेके चलना, हाँ, बंदूक लेके चलना, चक्कू तलवार लेके चलना और जय श्री राम कहना या जय हनुमान कहना, स्कूली बच्चों की बस पे पथराव करना और जय हिंद हिंदुस्तान गंगा दाएं गायत्री करना, ये अर्बन नक्सलिज्म नहीं है? अरे भाई तो उसके खिलाफ कानून नहीं है क्या? और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? कौन उसका समर्थन कर रहा है? उसका समर्थन कौन कर रहा है? दिनेश वार्ष्णेय ने। मैं कह रहा हूं कि आपसे सवाल मैंने ये किया, मैंने आपसे सवाल किया कि भाई अगर इस देश में, इस देश के खिलाफ, भाई जिस देश में जो लोग ये नारे लगाते हैं इस देश के यूनिवर्सिटीज कैंपस में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये इस वाली विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई की बात की जा रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपको बेचैनी क्यों है? आप क्यों परेशान हैं? और अगर जो त्रिशूल और बंदूक लेके जा रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके भी पक्ष में हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रंजीत कुमार, ये पहली बार किसी विश्वविद्यालय में देश के टुकड़े वाले नारे नहीं लगे। जिन्होंने नारे लगाए आज तक सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि वो सरकारी एजेंट थी। जेएनयू में जिन्होंने ये नारे लगाए उनको आज तक गिरफ्तार, 5 आदमी कुल थे, 5 में से एक भी गिरफ्तार नहीं किया। बाद में पता लगा कि 5 के 5 ही सरकारी आदमी। हाँ, शिवम त्यागी भाई, इस देश में कि अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है कि इस देश का शायद ही कोई बड़ा यूनिवर्सिटी, बड़ा कॉलेज होगा जहां पर कि वामपंथी जो संगठन है उन्होंने अपना दबदबा नहीं कायम कर रखा था। जो नए बच्चे, जो नए लड़के आते थे, उनको वामपंथी विचारधारा के नाम पे उनको बरगलाने और उनको देश के खिलाफ साजिश में शामिल करने, उनको इस देश की जो राष्ट्रीय विचारधारा है उसके खिलाफ खड़ा करने का उनका जो पूरा षड्यंत्र है वो चलता रहता था। भाई क्रांति के नाम पे और जनवादी सरकार के नाम पर जिस जनवादी विचारधारा और जनवादी आवाज की बात कर रहे हैं वार्ष्णेय जी, उसी जनवादी विचारधारा और सरकार के नाम पे इस देश में सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देने और लोगों को उकसाने का काम खुलेआम चलता था। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर अब उसके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है तो वामपंथी पार्टियां और यहां तक कि कांग्रेस भी उसमें कूद पड़ी है कि भाई ये लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है। इसका मतलब दक्षिणपंथी आंदोलन के समर्थक हैं। जब आप कहते हैं कि वामपंथी आंदोलन बन गया, आप इनको वार्ष्णेय जी को रोकिए, इनको बोलिए यहाँ पर तो नक्सलिज्म ना फैलाएं। कम से कम मैं तो उनसे लड़ नहीं रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हैं आपके, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हाँ, आप जरा सुनिए, शिवम को भी सुनिए। हाँ, थैंक यू रंजीत जी। मुझे लगता है कि किसी भी देश में और किसी भी राज्य में जिस तरीके से जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो नक्सल का जो अलग अलग रूप निकल कर आ रहा है, उसके हिसाब से नए कानून बनना बेहद ही जरूरी है। और जहां तक बात एमएसपीएसए की है, ये महाराष्ट्र के लिए तो बेइंतहा आवश्यक है ही है और देश में भी मैं मानता हूं कि देशव्यापी इस पर चर्चा होने की आवश्यकता है। अर्बन नक्सल को छोड़ दे, पहले नक्सल से ही अगर हम शुरुआत करें तो चाहे गढ़चिरौली हो और चाहे इसके अलावा भीमा कोरेगांव हो, चाहे इसके अलावा छत्तीसगढ़ में फिर दंतेवाड़ा हो, जिस तरीके से हमारे अर्धसैनिक बलों पर हमले होते रहे हैं, उन हमलों को किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में सेलिब्रेट किया गया है, उनको कौन लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, उनको कौन हर तरह की सपोर्ट देता है, उस सपोर्टर और उस सपोर्ट दोनों को जड़ से खत्म करने के लिए एक मजबूत कानून चाहिए। अगर देश के दिल्ली में बैठकर कोई आदमी अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगा रहा है, तो उसके लिए उसको उसी तरीके से कानून से जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए। वरना इस देश में चाहे कोई भी नेता रहा हो, चाहे कोई भी चारा चोर रहा हो, उसको 30-30 साल लग जाते हैं कन्विक्ट होने में। उसको जितना जहर सोसाइटी में फैलाना होता है, उस अर्बन नक्सल को वो फैला चुका होता है। सोसाइटी के लिए आवश्यक है कि जिस तरीके से विचारधारा और क्रांति के नाम पर लोगों को, युवाओं को बरगलाया जाता है, और अर्बन नक्सल जिस तरीके से एक जो है खान मार्केट में वाइन का ग्लास लेके शानदार तरीके से लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं और लोगों को गलत राह पर लेकर जाते हैं और उनके हाथ में हथियार थमाते हैं, मुझे लगता है उन लोगों के लिए हर राज्य और देशव्यापी एक ऐसा कानून होना ही चाहिए कि इस देश की सोवरेनिटी को, एकता को वो डेंट ना कर सके।
आए दिन नक्सली घटनाएं इस देश में होती थी, हालांकि 2014 के बाद से कम हुई है, लेकिन फिर भी एक भी जवान के ऊपर अगर इस तरीके का हमला होता है, देश में अगर इस तरीके का हमला होता है और इस तरह की चीजें होती है, तो माफ कीजिए, उनसे तो उसी मजबूत कानून के साथ लड़ा जा सकता है। मैं सिर्फ एक चीज मानता हूं, अर्बन नक्सल इस देश की आज की आधुनिक भारत की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है। इनसे मजबूती से लड़ने के लिए मजबूत कानून होना बेहद आवश्यक है। और जहां तक बात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव तक ही इस रहेगा देश और की ये आंतरिक सुरक्षा के चुनाव लिए होते रहेंगे, जब तक अर्बन होते रहेंगे। नक्सलियों पे लगाम देश में कसना सतत प्रक्रिया जरूरी कानून है सुधार या करनी नहीं, चाहिए। क्या मानते हैं आप? हाँ, थैंक यू रंजीत जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। अर्बन नक्सल कोई ऑफिशियल टर्म नहीं, ये माननीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा। ये कोई टर्म ही नहीं, कोई लीगल टर्म नहीं है। किस तरह की बेवकूफी भाजपा और उनकी सरकारें करती है, उनको पता कि कोई लीगल टर्म नहीं है। एक ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कशन में आप कुछ कर सकते हो, टर्म हो मैं या उसको नहीं, मानता हूँ। उस चीज रियलिटी को है या नहीं, रियलिटी है कि नहीं? सर मैं ऐसे सर आई रिक्वेस्ट यू, मैं मेरे प्लीज आप मेरे बीच में मत बोलिए, आई रिक्वेस्ट यू। शिवम के बीच में आप नहीं बोले थे प्लीज, तो मैं अपनी बात रख दूं। मैं तो समझ गया आपका सवाल, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तो पहली बात तो एक बेवकूफी है। दूसरी चीज, आप उसको लीगैलिटी में बिल में टेबल करने में आप अर्बन नक्सल टर्म डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इस पे स्ट्राइक डाउन होगा व्हाट इज अर्बन नक्सल, इसका डेफिनेशन ही नहीं है। बिल शायद आपने तो पढ़ा होगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैंने पढ़ा है। अर्बन नक्सल का डेफिनेशन ही नहीं दिया है। दूसरी बात, बैंड डॉक्यूमेंट्स रखना ये कोई अपराध नहीं, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के डॉक्यूमेंट्स रखना ये कोई अपराध नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने माइन काम्फ पढ़ी है, जो हिटलर की किताब है, मैं ये बैंड किताब है, उसमें ये एक बैंड उसके आइडियोलॉजी में पढ़ने में क्या गलत है, उससे समझ में आता क्या गलत है बैंड। और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये बताया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड है उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ना कोई गलत नहीं है। उस पर आप रिसर्च कैसे करोगे? रिसर्च स्कॉलर्स तो रखेंगे ना, उसको उसी पर रिसर्च होगा, उसको घर में मिलना। तीसरी बात, आपको कैसे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो पुलिस है, इसमें जो एक प्रावधान है, पुलिस किसी के भी घर में रेड कर सकती है, उसका उन्होंने डेफिनेशन नहीं दिया किस बेसिस पर। यानी कि आपके घर में आ सकती है पुलिस, आपको कैसे पता कि वो डॉक्यूमेंट्स प्लांट नहीं करेंगे? जो इन अर्बन नक्सल्स, जिनको अर्बन नक्सल्स कहा गया, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एनआईए द्वारा अरेस्ट किया गया भीमा कोरेगांव केस के अंदर, उसके अंदर ये केस हुआ, ये केस बनाया गया था, ये बताया, इससे लगातार डिबेट हुई कि उसमें से एक व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री को असैसिनेट करना चाहता था। मैं भी बहुत क्रोधित हुआ उस चीज के ऊपर कि हमारे प्रधान है तो हमारे प्रधानमंत्री। सारी चीज आई, एक लेटर आया, लेटर सामने आया, कहा गया ये लेटर सबूत है प्रधानमंत्री जी का असैसिनेशन करना चाहता। क्या आप जानते हैं एनआईए ने उस लेटर को विड्रॉ किया है? वो प्लांटेड डॉक्यूमेंट था। किसी भी व्यक्ति, मैं इनके समर्थन में नहीं हूँ, लेफ्ट वालों के समर्थन में, पर किसी भी व्यक्ति को इस तरह से फंसाया गया, क्या उन एनआईए ऑफिसर्स को, क्या उनको जेल हुआ? एक व्यक्ति की अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, प्रधानमंत्री को मारने का उस पर आरोप लगा दिया, वो कितने साल जेल के अंदर था। ये इस तरह की चीजें पे चेक्स और बैलेंसेस क्या है? अगर हमें किसी को किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ हमें लड़ना है, तो जो सनातन संस्था है जो बॉम्ब ब्लास्ट करती है, उसके खिलाफ आपने उसको आज तक बैन क्यों नहीं किया, जबकि उसका रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये अब आप आए हैं असली मुद्दे पे। मैं कह रहा हूं, अब एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए मेरी, तहसीन पूनावाला, कि भाई जब इस देश के गृह मंत्री, कांग्रेसी गृह मंत्री, जब ये अर्बन नक्सल आप कह रहे हैं कि लीगल टर्म नहीं है, तो जब उन्होंने कहा था कि ये सैफरन टेरर और ये भगवा आतंकवाद कहा था, तो लीगल टर्म था क्या? वो लीगल टर्म था? बिल्कुल नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन नहीं था ना। नहीं, उसका तो मैं कह रहा हूं कि और उसके नाम पर आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, आपने सवाल कितने लोगों को गिरफ्तार किया, और आज भी आप उसी की बात कर रहे हैं। सनातन, आप जिस संस्था की बात कर रहे हैं वो भी कुछ प्रूव नहीं कर पाए, वो भी नहीं प्रूफ हुआ ना। रंजीत भाई, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब लेकिन सनातन संस्था ने क्या किया, नहीं किया, ये तो कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन इस देश में हजारों लोग, हजारों सुरक्षाकर्मी नक्सलियों के हाथ मारे जा चुके हैं। ये क्या सच नहीं है क्या? मैं उसका जवाब दे दूं प्लीज? आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा। सैफरन टेरर या संघ टेरर जो आरके सिंह ने इस्तेमाल किए, जो आज इनके यूनियन मिनिस्टर है, ये लीगल टर्म्स नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा बिल नहीं लाया गया जिसके अंदर संघ टेरर या सैफरन टेरर यूज किया गया। दिक्कत यह है कि अर्बन नक्सल जब एक लीगल टर्म है और आप एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके बिल के डेफिनेशन में अर्बन नक्सल है और अर्बन नक्सल की डेफिनेशन नहीं दी है, वो स्ट्राइक डाउन होगा। इसका सही मतलब है आप गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं इस समस्या से डील करने के लिए। वो चाहती है कि स्ट्राइक डाउन हो, वो सिर्फ सेंसेशनलिज्म करना चाहती है। वरना अगर आप गंभीर होते इस विषय से, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं रंजीत जी कि हमारे सुरक्षाकर्मी असैसिनेट हो रहे, अगर आप गंभीर होते आप ऐसे बिल लाते जैसे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार ने लाई बिल जिसमें सही डेफिनेशन है। उन बिल्स में अर्बन नक्सल नहीं है शब्द। आपने बिल का डेफिनेशन ही ऐसा लाया जिसमें आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। अब आप अर्बन नक्सल को कैसे डिफाइन करोगे? दूसरा, आपने ये प्रावधान दे दिया पुलिस किसी के भी घर में जाए और डॉक्यूमेंट्स सीज कर सके, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए वो आपने नहीं बताया।
अब पुलिस ने प्लांट कर दिया, उसकी आपने बात नहीं की, यही इसमें लकूना है। तो ये स्ट्राइक डाउन होगा, स्ट्राइक डाउन होगा तो आप गंभीर नहीं थे, आपने डिबेट करवा दिया। यही सरकार की मंशा पर मुझे प्रश्न उठता है। ममता काले कह रहे हैं कि भाई सैफरन टेरर भी कोई लीगल टर्म नहीं था, और ये कह रहे हैं भाई ये जो कानून आया है मेरी जानकारी में इस कानून के नाम में कहीं से अर्बन नक्सल नहीं है, लेकिन ये अर्बन नक्सल जो एक जो रियलिटी है इस देश की, उससे निपटने के लिए कानून है। अब कांग्रेस से लेकर और वामपंथी सारी पार्टियां एकजुट हो गई है इसके खिलाफ। जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं MSPSA को लाने के लिए, इस विधेयक को लाने के लिए, क्योंकि ये आवश्यकता है न केवल महाराष्ट्र की अपितु पूरे भारतवर्ष की। और जो अर्बन नक्सल टर्म है, ये वो टर्म है, ये वो सच्चाई है, ये वो घृणित सोच और विचारधारा है जो मां भारती की जो नींव है उसको खोखला कर रही है। मैं इन लोगों को इस देश का मीर जाफर बुलाती हूं। क्या है ना कि जो सीमा पार से आतंकवादी हमारे आके फौजियों के ऊपर हमला करते हैं और हमारे खिलाफ आतंकी हमले करते हैं, उनको तो हम झेल लेंगे, लेकिन जो मीर जाफर देश के अंदर बैठ रखे इस देश का खाते और उसके बाद इस देश के खिलाफ बातें करते हैं और इस देश के खिलाफ पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, क्या उनसे नहीं हमें निपटना चाहिए? मुझे तो आश्चर्य हो रहा था, अभी आई थी आपने एक बाइट चलाई थी टिकली वाली दीदी की, बड़ी टिकली वाली दीदी। अब बड़ी वाली टिकली वाली दीदी कह रही कि ये तो सरकारी साहब 6 महीने नहीं चलेगी, ये काला कानून है। मैं तो बड़ी टिकली वाली दीदी को यह कहना चाहती हूं कि दीदी, जो कानून इस देश के पक्ष में होता है उसके विरोध में आप खड़ी हो जाती हैं भैया। मैंने तो टिकली वाली दीदी को शाहीन बाग में जाकर के भी नारे लगाते हुए देखा। मैंने टिकली वाली दीदी को JNU, जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जंग जारी रहेगी, भारत की बर्बादी तक के नारे लग रहे थे, वहां जाते हुए भी देखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर भारत के पक्ष में कोई कानून बन रहा है तो उसका स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अरे हाँ, आपने कांग्रेस का नाम लिया था ना रंजीत जी, कैसे करेंगे? जिस व्यक्ति ने नारे लगाए थे उसको तो ये टिकट दे करके अपने यहां से चुनाव लड़वाते हैं, है ना? और ऐसा तो है नहीं कि इस प्रकार का कोई कानून पहली बार भारतवर्ष के अंदर आया है। छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में है। तो ये लोग क्यों नहीं चाहते कि ये देश मजबूत हो रहे? एक चीज और बोलना चाहती हूं जल्दी से, वो लोग आज बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर आवाज दबा दी जाएगी, जो इस देश के अंदर बैठ करके और विदेश में जाकर के भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन करके भारत को गाली देते हैं, भारत के लोकतंत्र को गाली देते हैं, भारत की चुनी हुई सरकार को गाली देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, भारत के टूटने की कामना करते हैं। वाह भैया, गजब लोग हैं ये। इनके मतलब इनके सच्चाई में क्या बोलूं, दिन रात ये गाली देते हैं और उसके बाद इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर भारत के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, भारत को तोड़ने की जो लोग बात कर रहे हैं, उन पर अगर एक्शन हो रहा है तो क्या बुरा है? अर्बन नक्सल, ये जो सोच है ये बहुत खतरनाक सोच है। जैसे आपने बोला व्हाइट कॉलर, इलीट इंग्लिश बोलने वाले, वाइन सिपिंग लोग, एकदम वी आर सो कूल टाइप जो लोग होते हैं, वो इतने सॉफ्टली एंड स्विफ्टली पूरे यूनिवर्सिटीज में जाकर के यंग माइंड्स को और बाकी लोगों को प्रभावित करते हैं देश के खिलाफ। और मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। उनको लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं, उसको प्रभावित करना मत कहिए, उसको प्रभावित करना मत कहिए ममता काले, उसे जहर भरते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि उनको देश के खिलाफ, इस देश की समाज और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ वो उनके मन में जहर भरते हैं, जहर भरने का काम करते हैं। और मैं तहसीन पूनावाला के पास एक बार फिर से जाऊंगा। तहसीन पूनावाला, मैं कह रहा हूं कि भाई आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें अर्बन नक्सल की जो बात की गई है गलत है। भाई कानून में अर्बन नक्सल जैसा कुछ भी नहीं है। ये अर्बन नक्सलियों से निपटने के लिए कानून जरूर है, लेकिन इसी तर्ज पे जहां आपकी सरकार है, तेलंगाना में भी इसी तरीके से PSA का कानून है, तो भाई उसी ढंग से महाराष्ट्र स्पेशल PSA है। तो भाई ये महाराष्ट्र में वो कानून बन रहा है तो उसका विरोध करेंगे, लेकिन तेलंगाना में इसकी जरूरत आप महसूस कर रहे हैं। दो चीज है, तेलंगाना के कानून में और अन्य राज्यों के कानूनों में बैंड ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ना ये गुनाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको क्लैरिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं दुनिया भर की जो बैंड है, रिसर्च स्कॉलर्स उन पर रिसर्च करने के लिए पढ़ते हो, लाइब्रेरीज में होते, सरकारी लाइब्रेरीज में होते, सरकारी दस्तावेज में होते, इंटरनेट पे अवेलेबल होते, तो पढ़ना उसमें बैन नहीं है। और बॉम्ब बनाना इलीगल है, बॉम्ब बनाने की बुक पढ़ना कोई इलीगल काम और नहीं है। बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देना, एग्जैक्टली, हाँ, तो ट्रेनिंग देना RSS जो तो भाई जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, ये जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एक कानून है तहसीन पूनावाला। मैं उसका जवाब दे दूंगा अगर आप उसके बाद कंटिन्यू तो करें। तो आपने ममता जी के बीच में नहीं बोला, जवाब के लिए क्यों आप मेरे बीच में बोल रहे हो? आप सुन लीजिए ना, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग देना
बिल्कुल ट्रेनिंग देना गलत है। बहुत आरएसएस के लोग पकड़े गए जो बॉम्ब बना रहे थे, केरला में पकड़े गए, मध्य प्रदेश में। आरएसएस को बैन कर दीजिए, कहीं इतने टाइम्स नाउ की खबर है। तो ये चीजें हैं जो बॉम्ब एक्सप्लोड हुए, केरला में हुए, तमिलनाडु सॉरी मध्य प्रदेश में। सवाल ये है, ऑफ कोर्स बॉम्ब बनाना गलत है, उसकी किताब पढ़ना गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लैरिफाई किया, ये पहली बात है। उसके बावजूद ये बात पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, पुलिस रेड, पुलिस किसी के भी घर पे, अगर आप रंजीत भाई कल मुंबई में रहते, आपके घर में रेड कर सकती है। तीसरी बात, आपको कैसे पता पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स नहीं डाला अगर इसमें सिक्योरिटी नहीं होगी। चौथी बात, मैं दोबारा से कह रहा हूं, गौतम नवलखा का स्पेसिफिक केस आपको बता रहा हूं, वहां पे एविडेंस प्लांटेड था, उसके कंप्यूटर में प्लांटेड था, फिजिकल एविडेंस प्लांटेड था। उसके बाद क्या हुआ, एनआईए ने केस विड्रॉ किया। एक व्यक्ति, मैं मानता हूं गौतम नवलखा बिल्कुल एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन किसी पर फॉल्स चार्जेस लगाना, एजेंसी द्वारा लगाना, क्या ये सही है? इतने गंभीर चार्जेस लगाना कि प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, वो चार्जेस सारे विड्रॉ हो गए। आज उसको बेल मिली हुई, कितने लोगों को बेल मिली? शिवम त्यागी, अफसरों का क्या हुआ? उसपे शिवम त्यागी, ये जो तहसीन पुनावाला कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई इसमें ठीक है कानून तो लाया जा रहा है, लेकिन सेफ्टी क्या है? सेफ्टी में एक बात जो अभी तक हमें समझ में आई है कि भाई डीआईजी लेवल तक का ऑफिसर जब तक कोई अथराइज नहीं करेगा तब तक इस तरीके की जांच या इस तरह की कोई कार्रवाई इसमें नहीं होगी। लेकिन क्या ये काफी होगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल काफी होगा। एक चीज बताइए, मेरे देश में पुलिस है, हर राज्य में अलग अलग पुलिस है, और हर राज्य में पुलिस जो है प्रथम दृष्टया अगर किसी भी व्यक्ति को देश या समाज के खिलाफ कुछ भी करते हुए देखती है और गिरफ्तार करती है और कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। अगर मैं इस पर पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठाकर ये कहने लगूं कि सेफ्टी क्या है, क्या गारंटी है कि वो पुलिस जो है वहां पर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा देगी? क्या गारंटी है कि किसी पर कोई कुछ भी गलत एक ऐसा बैंड जो पदार्थ है वो नहीं रख देगी? इस तरीके की अप्रोच के साथ अगर देखा जाए तो फिर तो आपको पुलिस चाहिए ही नहीं। आप क्या कोई हाहा लैंड में तो नहीं रहते ना भाई? यहां पर कानून है, यहां पर संस्थाएं हैं, उनके ऊपर कोर्ट्स हैं, आपकी जिम्मेदारी तय होती है। गौतम नवलखा के मामले में खुद ऐसे ही अपने आप को कह रहे हैं कि भाई उस पर से वो जो केस था वो विड्रॉ हुआ, या फिर जो डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया गया था उसको विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, तो बाकी केसेस में भी ये स्थिति रहेगी। लेकिन इसके उलट अगर बात करें हम, और किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि नहीं नहीं वो तो पुलिस परेशान कर सकती है, और उसका क्या जो आदमी किताबें पढ़कर उन्हीं बैंड किताबों को पढ़कर हाथ काट देता है, उनका क्या जो केरला में जो है एक प्रोफेसर, क्रिश्चियन प्रोफेसर के वही किताबें पढ़कर हाथ काट दिया, अगर उसको प्रिकॉशनरी कानून होता और पहले पुलिस वहां पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लिया होता तो यह स्थिति नहीं होती। दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ वहां पर हमारे जवान शहीद हो गए, उनके लिए अगर हमने पहले से प्लान करके प्रिपेयर करके हमारे पास इस तरह का कोई कानून होता और उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था अगर हमने उनको वहीं रोक दिया होता तो वो स्थिति नहीं बनती। भीमा कोरेगांव का भी यही हाल है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, किसी भी व्यक्ति से समाज और देश में 1% भी रिस्क लगता है तो प्लीज आप देश की सॉवरेनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आप उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार रखते हैं भाई। दिनेश वार्ष्णेय, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि बेहद शानदार कदम है, इतना डर कर देश नहीं चलाया जा सकता। कि कानून का दुरुपयोग होगा, इस डर से क्या कानून ही नहीं लाया जाएगा? एक मिनट प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, क्या कानून का दुरुपयोग हो सकता है इस डर से? कोई कानून, तब तो कोई देश में कोई कानून नहीं आएगा उस हिसाब से हमारे देश में। हाँ रंजीत कुमार जी, बहुत सारे ऐसे कानून हैं मौजूदा कानूनों में भी जिसके जरिए इन चीजों पे रोक लगाई जा सकती है। ये जो अलग से ये जो कानून बनाया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में असेंबली के चुनाव आने वाले हैं। इस सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में खुल्लम खुल्ला महाराष्ट्र की जनता का गुस्सा पता लगा है। ये उस आंदोलन को, किसानों की आवाज को दबाने के लिए, मजदूरों की आवाज को दबाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। वहां पे गौतम नवलखा के केस में साफ पता लगा, सुनिए आप पूरी चीज में मत बोलिए, गौतम जब जिसकी ओर तहसील ने भी इशारा किया है, एनआईए ने वो लेटर विड्रॉ किया। और मैंने आपके टाइम्स नाउ में पहली डिबेट में कहा था कि ये लेटर प्लांटिंग निकलेगा, और ये प्लांटिंग निकला। मैं आप सबसे पहला आदमी था आपकी टाइम्स नाउ की डिबेट में बोला हूँ। आप नहीं तो पूछिए नामिका कुमार से ये बात, और नहीं तो अपनी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, अपने वीडियोस निकाल के। वो प्लान इसी तरह से सुधा भारद्वाज के केस में भी हमने कहा था कि ये झूठा केस बनाया जा रहा है, ये सिर्फ उस विचारधारा को दबाने के लिए बनाया जा रहा है जो मजदूरों किसानों के साथ खड़ी है। तो भाई मजदूरों और किसानों के साथ, एक मिनट दिनेश वार्ष्णेय भाई, दिनेश वार्ष्णेय, मजदूरों और किसानों की समस्याएं और उसकी आवाज उठाने के लिए बंदूक का सहारा लेना जरूरी है क्या? उसके लिए बम बारूद का सहारा लेना जरूरी है क्या? बात करते हैं आप, मेरे बीच में हमेशा बोलते हैं, उनके बीच में नहीं बोलते, शिवम के बीच में।
पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। उन्होंने वो कानून जो नहीं बनाया कि आरएसएस पे बैन लगाएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हाँ। या उन संगठनों पे बैन लगाएंगे, विश्व हिंदू परिषद पे जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, या हनुमान दल पे जो नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ एक खेल लगाया ना, लगाया भाई, संघ पे 4 बार बैन लगाया, क्या अचीव किया? कोर्ट में 2 दिन नहीं टिका वो बैन लगा है संघ पर, कैसे नहीं लगा? लगा है, तोड़ने वालों को संघ पर बैन लगा है। चिट्ठी देकर फिर आपको जो है आजादी के परेड में संघ को बुलाना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं उसने क्या काम किया है। क्या बात करते हैं भाई, 4 बार बैन लगा है संघ पर, बैन लगने के बाद वापस बुलाया आपने, क्योंकि आप कोर्ट में कुछ नहीं साबित कर पाए। बाबरी के बाद आप पहुंचे थे ना, बैन लगा दिया था आपने, कोर्ट में 2 दिन नहीं टिका वो, और आगे भी नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप गलत हैं और माओवाद अगर गलत है, अगर नक्सल गलत है, अगर किसी के हाथ काटने गलत है, तो ये कानून भी कोर्ट में जो है सही ठहराया जाएगा, देख लीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी AK-47 लेकर हिंदुस्तानियों को मारने के लिए खड़ा है और हमारे देश में उसका भी सपोर्ट है। गजब बात हो गई। सेना के अधिकारियों को, CRPF को मारा जाता है नक्सलवाद में, लेकिन जो मार रहे हैं उनके समर्थन में भी लोग हैं और उनके खिलाफ भी कानून नहीं बनने देना चाहते। गजब बात हो गई भाई। आतंकवाद को इससे सीधा समर्थन, नक्सलवाद को इससे सीधा समर्थन, और क्या होगा? एक गौतम नवलखा नहीं है भाई, नक्सलवाद के समर्थन। गजब कहानी है। यही स्थिति तो कश्मीर में हुआ करती थी कि नहीं, बैन डॉक्यूमेंट रखना तो गुनाह नहीं है, दूसरे देश का झंडा लगाना भी अपने देश में गुनाह नहीं है इस हिसाब से। तो गजब बात, नहीं हो सकता ऐसा। एक देश में 2 पैरेलल चीजें नहीं चल सकती। बड़ी बहुत सीधी सी बात है। आतंकवाद को, नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप करते हैं सारे खेल, हाँ। आप करते हैं सारे तहसीन पूनावाला, हाँ, आप जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं जरा जनता की राय भी शामिल करूंगा। जी, आपको बुरा लगे भला लगे, नक्सलवाद के खिलाफ कानून आएगा। अरे मैंने एम्स और मैंने बता रहे हैं आपको, आप ही कहोगे। मैंने बिल, प्लीज सर अगर आप मुझे मौका दे दें। हाँ, मैंने बिल का मैंने बिल का एम और ऑब्जेक्टिव पढ़ा है। उस बिल के अंदर लिखा हुआ है एम इज टू प्रिवेंट प्रोलिफिकेशन ऑफ अर्बन नक्सलिज्म। बिल के एम के अंदर लिखा हुआ है, आप बिल पढ़ लीजिए सर। जब वो एम के अंदर ही लिखा हुआ है तो स्ट्राइक डाउन होगा, क्योंकि अर्बन नक्सल की डेफिनेशन ही नहीं है, होम मिनिस्ट्री ने ऑन रिकॉर्ड का है, तो ये स्ट्राइक डाउन होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये गंभीर नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है। जो आप कह रहे हैं रंजीत भाई, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, गंभीर मुद्दा है कि इनको सपोर्ट मिलता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसके लिए हमें सख्त कानून लाना चाहते हैं। गंभीर लोग ही नहीं है, इस तरह के बेवकूफ वाले बिल निकाल रही है। 2 दिन में कोर्ट बाहर फेंक देगा। बात क्या होता है अर्बन नक्सलिज्म, उसके एम्स में लिखा हुआ है प्रोलिफिकेशन ऑफ अर्बन नक्सलिज्म। शिवम त्यागी, क्या ये बहुत ही जल्दीबाजी में और सिर्फ मतलब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के ये सब किया गया है कि ये कुछ चर्चा चल जाएगी, कुछ माहौल बन जाएगा इससे? बस यही है शिवम त्यागी। बिल्कुल नहीं, बहुत सीधी बात है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, पता नहीं यहां पर जो है हमारे तहसीन भाई जो है लॉ स्टूडेंट क्यों बन रहे हैं या फिर जज क्यों बन रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आपका इंटेंट क्या है? क्या आप चाहते हैं कि इस देश में जिस तरीके का नक्सलिज्म है, जिस तरीके के नक्सलाइट्स हैं, जिस तरीके से लोगों को गोली से भूना जाता है, हमारे देश के सेना के जवानों को भूना जाता है, आप उन लोगों के खिलाफ हैं या नहीं? बहुत सीधी सी बात है। अगर है तो मैं कहता हूं हो जाने दीजिए, कोर्ट में जाने दीजिए ना, क्या परेशानी है? उसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो जाने दीजिए कोर्ट में जाकर। तो लेकिन आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों दिखाई दे रहे हैं कि आप नक्सलाइट्स की तरफ से खड़े हुए? क्यों भाई? कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। कोई कहता है हिंदू मुसलमान, कोई कहता है चुनाव नहीं, कोई हिंदू मुसलमान चुनाव नहीं है। बहुत सीधी बात है। और सुनिए, अर्बन नक्सल का डेफिनेशन डिसाइड ना होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहां पर अर्बन नक्सल नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 सेकंड दीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जब हम सारी दुनिया में जाते थे ये कहने के लिए कि हम जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से बड़े परेशान हैं, पूरी दुनिया नहीं मानती थी इस बात को। कहते थे नहीं ये इनका इंटरनल मामला है दोनों कंट्रीज का। आज जब सारी दुनिया में वो प्रॉब्लम चली गई, सबको समझ में आ गया, सारी वेस्टर्न कंट्रीज समझ गई क्या होता है आतंकवाद। इसका मतलब डेफिनेशन नहीं थी पहले, तो क्या वो आतंकवाद नहीं था? क्या लॉजिक है इस बात का भाई? गजब बात है। ठीक है, जरा जल्दी से जरा लोगों की राय भी शामिल कर लेते हैं। आप सब लोगों की राय इस पे आ गई है, लेकिन जरा एक बार लोगों की राय जल्दी से शामिल कर लेते हैं। जो हमने सवाल पूछे थे, लोग उसके जवाब में क्या करें। सवाल हमने पूछा, अर्बन नक्सलियों के खिलाफ नए कानून की तैयारी को कैसे देखते हैं आप? 88% लोग कह रहे हैं कि अर्बन नक्सलियों का खात्मा जरूरी है और 11% लोग मानते हैं कि पुराने कानून कारगर नहीं है, इसलिए नए कानून की जरूरत है। सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि क्या अर्बन नक्सलियों के खिलाफ राष्ट्रीय कानून की भी जरूरत है इसी तर्ज पे, तो इसमें लोग क्या कह रहे हैं? अगेन 89% लोग कह रहे हैं कि अर्बन नक्सली राष्ट्रीय खतरा है, इसलिए कानून की जरूरत है राष्ट्रीय स्तर पर। और 9% लोग कह रहे हैं कि जिस राज्य में खतरा है वहीं ये कानून बनना चाहिए। और दुरुपयोग वाली बात जो कि विपक्ष कह रहा है, इस पर सिर्फ 2% लोग सहमत हैं कि इस कानून
कानून का दुरुपयोग होगा। और जरा सवाल नंबर 3 दिखाइए। अर्बन नक्सल के खिलाफ कानून का विरोध कर रहे नेताओं को कैसे देखते हैं आप, उनके स्टैंड को? उसमें 62% लोग ये कहते हैं कि अर्बन नक्सल के बचाव में पूरा लेफ्ट लॉबी उतर आया है और विरोध करना एक सियासी मजबूरी है बाकी लोगों के लिए, ऐसा मानने वाले लोग करीब 35% लोग हैं। और सिर्फ 3% ये लोग बात मानते हैं, इस बात को सही मानते हैं कि कानून का विरोध जायज हो रहा है। तो ये है लोगों की राय। और मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए ममता काले चलते चलते एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा मैं कि भाई ये जो जैसे ही ये अर्बन नक्सलियों पर नकेल कसने की जैसे ही कवायद शुरू हुई है, आप देखिए पूरी जो लेफ्ट लॉबी है वो किस तरीके से बिलबिलाती हुई दिख रही है। कैसे देखती हैं आप इसको जल्दी से संक्षेप में 30 सेकंड में? जी रंजीत जी, यही तो इकोसिस्टम है जो देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यही तो वो इकोसिस्टम है, जब देश का भला होता है इनको अच्छा नहीं लगता। अभी तहसीन ने बोला किसी के घर में भी पुलिस घुस जाएगी, किसी के घर में भी कुछ भी प्लांट हो जाएगा। मैं तो तहसीन पुनावाला से पूछना चाहती हूँ, आपके घर में पुलिस कितने बारी घुस गई आज तक? कितने बारी पुलिस ने आपके घर में छापा मार दिया? कब पुलिस आपके घर में आ गई? क्या आपके घर में प्लांट कर दिया? कैसी बातें आप कर रहे हो? क्यों आप बरगला रहे हो? और सुनिए, आरएसएस के और ये किसानों और मजदूरों के नाम पे, किसानों और मजदूरों के नाम पे इस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को छुपाने का काम कब तक चलता रहेगा? ये भी बड़ा सवाल है। जो कह रहे हैं कि जिसकी बात वार्ष्णेय जी, दिनेश वार्ष्णेय कर रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि हर बात को किसान और मजदूरों के हित से जोड़ करके और उसको और इस तरीके से बताने की कोशिश करना कि भाई हम बहुत जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। असल में लोकतंत्र की हत्या करने का काम है और ये काम अब नहीं चलेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और इसके खिलाफ एक सख्त कानून आने जा रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही था।